हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम कश्यप। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हालांकि एग्ज़ाम की डेट दोबारा पोस्टपोन हुई, जो कि देखा जाए तो सही नहीं था, क्योंकि हम बहुत लंबे अरसे से प्रिपेयर कर रहे हैं और बीच में फेस्टिवल्स है, तो डिस्ट्रैक्शन होना लाजमी है। तो चलिए कोशिश कीजिए कि जो इतने दिनों की मेहनत है वो बर्बाद ना जाए और हम लोग फेस्टिवल भी इंजॉय कर पाएँ, क्योंकि कोरोना काल की वजह से पिछले साल तो कुछ हो नहीं पाया, इस साल कुछ उम्मीदें लग रही हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। और ये जो होगा, ये टॉपिक होगा हमारा भारत में राजनीतिक चेतना का विकास से लेके कांग्रेस की स्थापना तक के जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग इस वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। और आई थिंक ये हमारा लास्ट वीडियो होगा। अब इसके बाद एग्ज़ाम के बाद ही वीडियोस आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सारे कंटेंट प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो ज़रूर जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो जो पहला सवाल है वो है, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? किसने या किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तीनों ही वजह सही है। पहला 1813 का चार्टर एक्ट, दूसरा जर्नल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, और तीसरा प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। तो चलिए अगला देखते हैं। दूसरा है, 1830 के दशक में आंग्लिकों और प्राच्यविदों के बीच हुई बहस की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो फ्रेंड्स, इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही होगा। आंग्लिक संस्कृत और अरबी ग्रंथों के मुद्रण पर खर्च होने वाली धनराशि में कमी करना चाहते थे, और तीसरा प्राच्यविद अरबी और संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए वृत्तिका चाहते थे। तो ये पहला और तीसरा सही है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, 1835 के अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। विद्यमान प्राच्य संस्थाओं के लिए विद्यालयों को नई वृत्तिकाएं देना तथा प्राचीन उच्च ग्रंथों का प्रकाशन। अगला देखते हैं, वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कथन सत्य है? कौन सा, ये बताना है हमें। तो पहला होगा, सहायता अनुदान व्यवस्था ग्रांट्स इन एड शुरू की गई, और दूसरा विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई। तो ये पहला और दूसरा सही है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो जो सही सम्मिलित है इसमें हमें वो बताना है। एक तरफ संस्थान है और दूसरी तरफ संस्थापक दिए हुए हैं। तो जो सही सम्मिलित है वो है ऑप्शन नंबर 2, कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग्स, ये सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अंग्रेजों तथा क्रिश्चियन मिशनरियों द्वारा भारतीय इतिहास तथा धर्म ग्रंथों के अध्ययन में रुचि लेने के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें जो सही है हमें वो बताना है। तो पहला है, भारतीय लोगों के रीति रिवाज और सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और दूसरा भारतीय लोगों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही हैं, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारतीय इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला है, जर्मन विद्वान एफ मैक्स मूलर ने सेकेंड बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज में भारतीय धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया। दूसरा, अंग्रेजों द्वारा भारतीय इतिहास के अध्ययन के फलस्वरूप यह बताया गया कि भारतीय समाज अलौकिक
और वैज्ञानिक मान्यताओं पर आधारित था। और तीसरा, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटुलॉज के नाम से हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पहला और तीसरा, ये सही है। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय इतिहास के अंग्रेजी लेखकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सर विलियम जोन्स ने धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। दूसरा, विल्किंस ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो ये दोनों ही गलत हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे सत्य बताना है हमें, तो ये दोनों ही गलत है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो। अगला है, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वासुदेव बलवंत फड़के पर पड़ने वाले प्रमुख प्रभाव थे? सही उत्तर का चयन करना है कूट में से। तो पहला है 1876-77 के दक्कन दुर्भिक्ष का अनुभव। दूसरा, हिंदू पुनर्जागरण। और तीसरा, पूंजी अफवाह ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, ये तीनों ही ऑप्शन जो हैं ये सही हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इस हिसाब से सही हो जाएगा, 1, 2, 3। अगला है, सर विलियम जोन्स ने निम्नलिखित में से किसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था? सही आंसर है अभिज्ञान शकुंतलम। अगला देखते हैं। भारत के इतिहास का पहला सुव्यवस्थित इतिहास निम्नलिखित में से किस विद्वान ने तैयार किया? सही आंसर होगा विंसेंट आर्थर स्मिथ, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, भारतीय विद्वानों द्वारा भारतीय इतिहास के अध्ययन करने के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें जो सही है वो बताइए। तो पहला है, अंग्रेज इतिहासकारों द्वारा भारतीय इतिहास की छवि धूमिल करने के विरोध में। दूसरा, भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण करने और समाज को सुधारने के लिए। और तीसरा, लोगों को स्वराज प्राप्ति हेतु प्रेरित करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही सही हैं। अगला देखते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज किस उद्देश्य हेतु खोला था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिविल सेवा के युवकों के प्रशिक्षण के लिए। अगला देखते हैं। वाराणसी में प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, जॉनथन डंकन। अगला है, स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश सरकार द्वारा आधुनिक शिक्षा के प्रसार के मुख्य उद्देश्य क्या थे, ये बताना है हमें। तो दूसरा होगा प्रशासनिक खर्च कम करने के लिए। और तीसरा, भारत में ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के विस्तार के लिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस हिसाब से। अगला देखते हैं। औपनिवेशिक काल में अधोगामी निसंयदन सिद्धांत का संबंध किससे था? रेलवे, न्याय प्रणाली, भू राजस्व और शिक्षा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा। अगला देखते हैं। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सही आंसर होगा सत्येंद्र नाथ ठाकुर। अगला है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिशों द्वारा भारत में उच्च शिक्षा के प्रसार को रोकने के प्रमुख कारण थे, बताना है हमें। तो दूसरा हो जाएगा ब्रिटिश शासन के साम्राज्यवादी चरित्र का विश्लेषण करना। और तीसरा, राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रचार प्रसार एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो दूसरा और तीसरा सही है, इस हिसाब से ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
अगला है 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा लागू किए गए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है इसमें वो बताना है। पहला है, इस कानून के द्वारा भारतीय प्रेस की आज़ादी पर कड़ी पाबंदी लगाई गई। और दूसरा, यह कानून मुख्यतः अमृत बाजार पत्रिका के लिए लाया गया था। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। अगला है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें भी जो सही है हमें वो बताना है। तो इसमें जो सही है वो है ये दूसरा, मध्यम वर्ग का प्रबुद्ध वर्ग के रूप में उदय। और तीसरा, प्रेस ने सेंसरशिप के भय के बिना आधिकारिक नीतियों की निंदा की। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। अगला है, ब्रिटिश भारत में शैक्षणिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें जो सही है वो बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ये दूसरा केवल। हंटर आयोग ने अपनी सिफारिशों को मुख्यतः प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक सीमित रखा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को बैकग्राउंड से थोड़ी बहुत नॉइज़ आ रही होगी तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि काम चल रहा है बगल में तो वो थोड़ा साउंड आते रहता है बीच बीच में। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से जो सही है कथन वो हमें बताना है। तो पहला है, शिक्षा पर आधारित सर्जेंट योजना की सिफारिशों में केवल उच्च शिक्षा को शामिल किया गया था। और दूसरा, बुनियादी शिक्षा से संबंधित वर्धा योजना अबुल कलाम आज़ाद की सिफारिशों पर आधारित थी। तो ये दोनों ही सही नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो। अगला है, भारत में शिक्षा के विकास के संदर्भ में वुड डिस्पैच में क्या शामिल थे। दूसरा सही है इसका, महिला शिक्षा को प्रोत्साहन। तीसरा, निजी प्रयासों को प्रोत्साहन देने हेतु अनुदान सहायता की पद्धति चलाने की योजना। और चौथा, अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगला देखते हैं, भारत के पहले अखबार बंगाल गजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका आंसर। ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में अपने आलोचनात्मक लेखन के कारण इसे समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी कूट का सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे। सही उत्तर का चयन करना है कूट में से हमें। तो पहला होगा रमेश चंद्र दत्त, दूसरा दादा भाई नौरोजी और तीसरा पृथ्वी चंद्र राय। तो ये तीनों ही बिल्कुल सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, वुड डिस्पैच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है वो बताना है हमें। तो दूसरा इसमें सही है, डिस्पैच के बाद विश्वविद्यालयी शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए कदम उठाए गए। तो ऑप्शन नंबर बी इस हिसाब से सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक तरफ संगठन है और दूसरी तरफ उसका गठन कहाँ हुआ है वो है, इसे हमें सम्मिलित करना है। तो चलिए देख लेते हैं। कांग्रेस लेबर पार्टी बम्बई, ये बिल्कुल सही है और बाकी के सारे गलत है। तो सीधे सीधे आंसर पे आते हैं, ऑप्शन नंबर बी केवल एक। निम्नलिखित कारकों में से कौन से प्रारंभिक भारतीय राष्ट्रवाद के अभ्युदय के लिए उत्तरदायी हैं। सही कूट का चयन करना है इसमें भी हमें। तो पहला है भारतीय पुनरुत्थान, दूसरा प्रतिक्रियावादी ब्रिटिश नीतियां, तीसरा औपनिवेशिक हितों के बारे में जागरूकता,
चौथा राष्ट्र का एकीकरण और पांचवा विश्व में समकालीन राष्ट्रवादी आंदोलन। तो ये सभी सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस हिसाब से सही हो जाएगा। अगला है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रकाशित निम्नलिखित साहित्यिक कृतियों पर विचार कीजिए। इसका ये किसकी रचनाएं हैं, तीनों की तीनों ये बताना है। तो पहला है आनंद मठ, दूसरा है देवी चौधरानी और तीसरा है धर्मत्व। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला देखते हैं, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हुई शिक्षा की प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। जो इसमें गलत है वो बताना है। तो इसमें जो गलत है वो होगा पहला, 1854 में वुड डिस्पैच की सिफारिशों के अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को चुना गया तथा देसी भाषाओं को हतोत्साहित किया गया। तो ये गलत है। चलिए अगला देखते हैं, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव इंपीरियल काउंसिल में सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखा गया। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला देखते हैं, लॉर्ड मैकाले के स्मरण पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। पहला असत्य है, सरकार से कहा गया कि वह जनसाधारण की शिक्षा का दायित्व स्वयं ग्रहण करे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इसमें बताना है कि उपयुक्त में से कौन सी घटना गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में नहीं हुई है। तो पहला है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना और तीसरा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। तो ये इसका सही आंसर है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर पहला इस हिसाब से सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से आयोग शिक्षा से संबंधित विषयों का अध्ययन करने के लिए गठित किए गए थे। सही आंसर होगा पहला सैडलर आयोग और दूसरा रेले आयोग। सही आंसर इस हिसाब से हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा। अगला है, 1851 में कलकत्ता में स्थापित पहली प्रमुख स्वैच्छिक संस्था का नाम क्या है जो मुख्यतः भारतीय जमींदारों के हित का प्रतिनिधित्व करती थी। सही आंसर होगा ब्रिटिश भारतीय संघ। ये सही है। अगला देखते हैं, 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में निम्नलिखित में से कौन सी संघ या संस्था की स्थापना की गई थी। सही आंसर होगा द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। अगला देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और इसमें जो सम्मिलित है हमें वो बताना है। तो पहला है राधाकांत देव, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष, और तीसरा हो जाएगा सही सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पहला और तीसरा। अगला देखते हैं, सम्मिलित करना है इसे, एक तरफ संस्थापक है और दूसरी तरफ संस्था दिया गया है। तो पहला जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इनका होगा इंडियन एसोसिएशन। जस्टिस राणा डे, इनका हो जाएगा पूना सार्वजनिक सभा। देन एम वीर राघवाचारी, इनका हो जाएगा मद्रास महाजन सभा, और फिरोज शाह मेहता का हो जाएगा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ये सही मिलान है इसका, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो रहा है, 3, 2, 1, 4 सही है। अगला देखते हैं, कांग्रेस के उद्भव से पहले ऐसी कौन सी संस्था थी जिसका लक्ष्य इंग्लैंड में अंग्रेजों को भारतीयों के कल्याण हेतु राजनीतिक रूप से शिक्षित करने का था
ताकि वे भारत के शासक के रूप में अपने उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक हो सकें। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से इंडियन नेशनल एसोसिएशन के अभियान थे? सही उत्तर का चयन करना है कूट में से। तो पहला है आईसीएस परीक्षा में आयु सीमा में कटौती के खिलाफ विरोध। दूसरा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के खिलाफ विरोध। और चौथा होगा इसका सही, सामान्य राजनीतिक कार्यक्रम में भारतीय लोगों को एकजुट करना। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी कूट का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, वर्ष 1910 में महात्मा गांधी द्वारा टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की गई। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है हमें। तो सिर्फ पहला सही है, यह इसमें रहने वालों के लिए अध्यक्ष का अध्ययन का केंद्र था। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, केवल एक। अगला देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका में अधिकारियों के विरुद्ध गांधी जी के संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें भी जो सही है हमें वो बताना है। तो पहला है, भारतीयों की आवाज उठाने के लिए उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका शुरू की। दूसरा, उन्होंने पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध अभियान का संचालन करने के लिए निष्क्रिय प्रतिरोध संगठन का गठन किया। और तीसरा, उन्होंने सभी पूर्व करारबद्ध भारतीयों पर आरोपित व्यक्ति कर यानी कि पोल टैक्स के उन्मूलन की मांग की। तो ये तीनों ही बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। अगला है, निम्नलिखित संगठनों को उनकी स्थापना वर्ष के अनुसार कालानुक्रम में सजाना है हमें। तो चलिए देख लेते हैं। पहले नंबर पे हो जाएगा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, देन होगा बॉम्बे एसोसिएशन, फिर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, और उसके बाद आखिरी में इंडियन एसोसिएशन। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो 1 3 1 3 2 4, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पूर्व के संगठनों में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं? सही आंसर होगा पहला, पूना सार्वजनिक सभा। तीसरा, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। और चौथा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पहला, तीसरा, चौथा। अगला देखते हैं, लंदन में स्थापित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें भी जो सही है वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर 2 केवल सही है। इसका उद्देश्य ब्रिटिश जनता को भारतीय समस्याओं से अवगत कराकर उनका समर्थन प्राप्त करना था। केवल 2, इस हिसाब से सही हो जाएगा, बी। अगला है, लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें भी जो सही है वो बताना है। तो पहला है, वह दयानंद सरस्वती के अनुयायी थे। दूसरा, वह अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। और तीसरा, उन्होंने न्यूयॉर्क में इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की थी। तो ये तीनों ही बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें जो सही नहीं है हमें वो बताना है। तो इसमें जो सही नहीं है वो है सिर्फ ये पहला, लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के विलय से ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का निर्माण हुआ। तो ये सही नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर पहला इस हिसाब से सही हो जाएगा, केवल एक। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं तो चैनल में जाके प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। और आप सभी को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक, जितनी भी शुभकामनाएं हैं वो सब आप लोगों के साथ। होप मेरी वीडियो आप लोगों के काम आए और आप लोग सक्सेस पाओ। तो थैंक यू सो मच, और सबको हैप्पी नवरात्रि। फेस्टिवल भी है तो एंजॉय कीजिए, आप लोग खुश रहिए, और देवी माँ आप सभी को सफल करे आपके लक्ष्य में। तो इसी के साथ मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।